नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीमा सचिन के घर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील, दोनों ने पैर छुए, बंद कमरे में बात की। सीमा के डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी दूतावास भेजे गए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह सोमवार को उसके प्रेमी सचिन के घर पहुंचे। ग्रेटर नोएडा स्थित सीमा और सचिन ने अपने ही वकील के लिए काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। AP सिंह घर के बाहर खड़े रहे। उन्होंने दरवाजा खुलवाने के लिए पुलिस को फोन किया। एडवोकेट ने पुलिस से कहा कि राष्ट्रपति के यहाँ सीमा की तरफ से याचिका लगाई गई है। सचिन सीमा से अकेले में ही मिलेंगे, कोई और सदस्य नहीं जाएगा, दरवाजा खुलवा दीजिए। इसके बाद पुलिस के कहने पर सचिन ने दरवाजा खोला और सीमा सचिन ने पैर छूकर एडवोकेट सिंह का स्वागत किया। इसके बाद AP सिंह अंदर गए और बंद कमरे में दोनों से बातचीत की। बाहर निकलकर AP सिंह ने बताया कि सीमा हैदर की तबीयत खराब है। वहीं सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर से मिले सभी डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी कार्ड और 6 पासपोर्ट को उसकी पहचान के वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास एम्बेसी को भेज दिया है। साथ ही ATS को सीमा से मिले मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है। कहा जा रहा है कि यह पूरी प्रक्रिया सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट करने के लिए की जा रही है। वहीं दोस्तों, सीमा ने कहा है कि वह पाकिस्तान नहीं जाएगी, भारत की जेल में सारी जिंदगी बिता देगी। उधर सीमा मामले में नोएडा पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा है। रविवार रात नोएडा पुलिस ने बुलंदशहर के एक जनसेवा केंद्र पर छापा मारा। पुलिस सचिन मीणा को लेकर अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गंगाबास में जनसेवा केंद्र पहुंची। यहां से दोनों भाइयों पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा को हिरासत में लिया गया। साथ ही कंप्यूटर, प्रिंटर आदि सामान भी कब्जे में लिया गया है। आरोप है कि सचिन और सीमा हैदर के आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों के साथ इसी जनसेवा केंद्र पर छेड़छाड़ की गई थी। सचिन ने अपने मामा की मदद से यह काम करवाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मणिपुर पर संसद में हंगामा, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हुए सस्पेंड। खड़गे का आरोप, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश। शाह बोले सरकार चर्चा को तैयार। जी हां दोस्तों, संसद में मानसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों को 25 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ से बहस कर रहे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। उन पर सभापति का आदेश न मानने का आरोप है। सस्पेंड करने के बाद उन्हें बाहर जाने को भी कहा गया। विपक्षी सांसदों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। संजय सिंह के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि कोई विरोध जता रहा है। सभी लोग संसद में विरोध करते हैं। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है। बोलने के लिए जो संसद आता है उसे मौका मिलना चाहिए। आज सरकार की मंशा है कि किसी ना किसी तरीके से आवाज को बंद किया जाए। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था। वहीं दोस्तों, संजय सिंह ने सदन से बाहर आकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर की हिंसा पर जवाब क्यों नहीं दे रहे। एक आर्मी के योद्धा की पत्नी के कपड़े उतारकर परेड कराई गई। यह शर्मनाक है। भारत की सेना और भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जियो बुक लैपटॉप भारत में 31 जुलाई को लॉन्च होगा। डिवाइस में 4G कनेक्टिविटी के साथ ऑक्टा कोर प्रोसेसर। एक्सपेक्टेड प्राइस 20,000 हो सकती है। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो 31 जुलाई को भारत में अपना पहला जियो बुक लैपटॉप लॉन्च करने जा रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन ने जियो बुक को टीज करते हुए लॉन्च डेट और इसके प्राइस के बारे में जानकारी दी। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके बारे में ऑफिशियली तौर पर जानकारी नहीं दी है। टीजर के अनुसार जियो बुक को प्रोडक्टिविटी, एंटरटेनमेंट और गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। लैपटॉप में 4G कनेक्टिविटी मिलेगी और परफॉर्मेंस के लिए ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया जाएगा, जिसकी मदद से यूजर्स हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, मल्टीटास्किंग कर सकेंगे। टीजर में बताया गया है कि जियो बुक लैपटॉप कॉम्पैक्ट साइज में आएगा, जिसका वजन 999 ग्राम होगा। वहीं डिजाइन की बात करें तो कंपनी ने अक्टूबर 2022 में जो लैपटॉप लॉन्च किया था, वैसी ही डिजाइन इसमें भी देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी अपकमिंग जियो बुक को 20,000 रुपए में लॉन्च कर सकती है। इससे पहले कंपनी ने फर्स्ट जनरेशन जियो बुक को 15,000 रुपए में लॉन्च किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हैदराबाद में 700 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भांडाफोड़। 15,000 भारतीयों को लगाया चूना। चीन और आतंकी समूह को भेजा गया पैसा। जी हां दोस्तों, हैदराबाद पुलिस ने चीनी ऑपरेटरों से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक साल से भी कम समय में करीब 15,000 भारतीयों को 700 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया गया था। पुलिस ने कहा है कि पैसा दुबई के रास्ते चीन भेजा गया था और इसमें से कुछ रकम लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह द्वारा संचालित खाते में भी भेजे गए। एक पुलिस विज्ञप्ति के मुताबिक साइबर अपराध पुलिस ने हैदराबाद निवासी एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे एक मैसेजिंग ऐप के माध्यम से रेटिंग और समीक्षा के लिए अंशकालीन नौकरी की पेशकश की गई थी। इसे असली मानकर उसने उसकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा दिया था और धोखाधड़ी का शिकार हो गया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को व्हाट्सएप पर मिली जान से मारने की धमकी, केस हुआ दर्ज। जी हां दोस्तों, कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्रेस सूचना अधिकारी द्वारा खुद के अलावा कई न्यायाधीशों को भी जान का खतरा होने संबंधी शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद यहां केंद्रीय सीईएन अपराध पुलिस थाने में अज्ञात संदिग्धों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी कि मुरलीधर ने 14 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्हें 12 जुलाई को शाम 7 बजे एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप मैसेंजर पर संदेश मिला था। उनका मोबाइल नंबर उन्हें आधिकारिक तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कठोर कदम उठाने से बचे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लोन वसूली को लेकर बैंकों को निर्देश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को निर्देश दिया है कि जब लोन भुगतान की प्रक्रिया की बात हो तो कठोर कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों बैंकों को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों को मानवता और संवेदनशीलता के साथ संभालना चाहिए। सीतारमण ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान छोटे कर्जदारों द्वारा लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान से संबंधित एक प्रश्न पर हस्तक्षेप करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में शिकायतें सुनी हैं कि कुछ बैंकों द्वारा ऋण चुकाने में कितनी बहरहमी बरती गई। सरकार ने सार्वजनिक और निजी सभी बैंकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जब ऋण भुगतान की प्रक्रिया की बात आती है तो कठोर कदम नहीं उठाए जाने चाहिए और उन्हें इस मामले में मानवता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का आदेश। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में चल रहे एएसआई के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने ज्ञानव्यापी परिसर में चल रहे सर्वे पर बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। वहीं मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों, मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष और यूपी सरकार ने अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले यूपी सरकार से जवाब मांगा। यूपी सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि किसी तरह की कोई खुदाई नहीं हुई है, परिसर में केवल मैपिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक उंगली मणिपुर पर उठेगी तो कई उंगलियां कांग्रेस शासित प्रदेशों पर भी उठेंगी, भाजपा ने कहा। जी हां दोस्तों, भाजपा ने मणिपुर हिंसा पर संसद में चर्चा से भागने का विपक्ष पर सोमवार को आरोप लगाते हुए दावा किया कि उसे डर है कि यदि उंगली पूर्वोत्तर के हिंसाग्रस्त राज्य पर उठेगी तो कई उंगलियां कांग्रेस शासित प्रदेशों पर भी उठेगी। भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह बात कही। भाजपा नेता ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मणिपुर पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। सरकार चर्चा चाहती है लेकिन विपक्ष भाग रहा है। उन्होंने कहा है कि वह भाग इसलिए रहा है क्योंकि मणिपुर पर जब चर्चा होगी तो एक उंगली मणिपुर पर उठेगी और 3 उंगलियां राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ भी उठती हुई दिखाई देंगी। कई उंगलियां इधर उधर कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी उठती हुई दिखाई देंगी। ये जो उंगलियों का डर है वह विपक्ष को इस चर्चा से भागने पर मजबूर कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गडकरी बोले वोटर बहुत होशियार हैं, लालच में नहीं आता। कहा एक बार घर घर मटन बंटवाया था, फिर हम चुनाव हार गए थे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वोटर बहुत होशियार है, वो खाता सबका है लेकिन वोट उसी को देता है जिसे उसे देना होता है। गडकरी ने बताया कि उन्होंने एक बार लोगों के बीच 1-1 किलो मटन बांटा था, फिर भी चुनाव हार गए थे क्योंकि आज का वोटर बहुत जागरूक है। दरअसल दोस्तों, गडकरी रविवार शाम महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के कार्यक्रम में चुनाव जीतने के तरीके बता रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यह बातें बताई। गडकरी ने कहा कि चुनाव प्रलोभन से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास और प्यार पैदा करने से जीते जाते हैं। गडकरी ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रचार के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, कई लोग वोटर को पैसा खिलाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इलेक्शन केवल लोगों के बीच विश्वास पैदा करने से जीते जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा को विधानसभा से निकाला गया। संसदीय कार्य मंत्री का माइक छीन रहे थे, स्पीकर ने मार्शलों से बाहर भिजवाया। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। वे संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक छीन रहे थे। दरअसल धारीवाल गुड़ा को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रख रहे थे, इसी पर दोनों में तकरार हो गई। कांग्रेस विधायक रफीक खान बीच में आए तो रफीक और गुड़ा के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई हो गई। इसके बाद स्पीकर ने गुड़ा को सदन से बाहर निकलने के आदेश दिए और मार्शल बुलाकर उन्हें सदन से निकलवा दिया। गुड़ा ने कहा कि पहले सीएम साहब ने रसगुल्ले दिए थे, आज घूंसे मार दिए। गुड़ा के अलावा भाजपा विधायक मदन दिलावर को भी निलंबित कर दिया गया। अब वे विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे, उन्हें विधायक के तौर पर मिलने वाली सुविधाएं भी फ्रीज रहेंगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी एटीएस ने 74 रोहिंग्या मुसलमान अरेस्ट किए। मथुरा से सबसे ज्यादा 31 पकड़े गए, अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर बांग्लादेश से भारत आए थे। जी हां दोस्तों, यूपी एटीएस ने रविवार रात गाजियाबाद, मथुरा समेत 6 जिलों में छापेमारी कर अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रोहिंग्याओं में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी अवैध रूप से बांग्लादेश के बॉर्डर को क्रॉस कर भारत आए थे और यहां पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। दोस्तों, मथुरा के थाना जेत क्षेत्र के अल्लाहपुर में कोटा गांव के बीच बड़ी संख्या में रोहिंग्या झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे। एटीएस टीम ने मथुरा पुलिस के साथ टीम बनाई। टीम ने आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर अल्लाहपुर गांव के सामने की तरफ बनी झुग्गी झोपड़ियों में पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। रात करीब 2 बजे पहुंची टीम ने पहले सभी के कागज चेक किए। 8 घंटे तक चली कार्रवाई में टीम ने मौके से 29 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। टीम सभी को बसों में लेकर चली गई। एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि 40 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एटीएस ने 31 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।